नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक विकास को समर्पित हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें हम बातें करते हैं प्राथमिक अर्थव्यवस्था के विविध व्यवसायों जैसे कि मत्स्य पालन, बागवानी, कृषि, पशुपालन और ऐसे ही अन्य व्यवसायों के विकास से जुड़ी हुई। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिशें करेंगे हम, जिससे आपको सफलता मिल सके। लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चतुर्थ कृषि रोड मैप के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की उद्यान निदेशालय की योजना। मत्स्य पालक अवश्य करें एयरेटर का प्रयोग। और किसानों के लिए उपयोगी मक्का थ्रेशर मशीन। चौथे कृषि रोड मैप में कृषि विभाग उद्यान निदेशालय के द्वारा किसान एवं सीमांत किसानों की आय बढ़ाने की योजना के कार्यान्वयन का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत राज्य में आम, लीची, अमरूद, जामुन इन सभी फसलों को क्षेत्र विस्तार किया जाएगा। इसके लिए सरकार किसानों को पूरा सहयोग करेगी। विशेष जानकारी दे रहे हैं उद्यान निदेशालय के निदेशक श्री अभिषेक कुमार। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ये दो योजनाएं हैं जिसके बहुत सारे अवयव हैं। जैसे उसमें क्षेत्र विस्तार की योजना है, आम हो, लीची हो, अमरूद हो, जामुन हो, इन सभी के क्षेत्र विस्तार को हम खरीफ महाअभियान के दौरान चाहेंगे कि इसको आप जमीन तक लेकर जाएं। मत्स्य पालक भाई बहन, अब इन दिनों मानसून आने वाला है। ऐसे में अपने तालाबों में घुलनशील ऑक्सीजन बनाए रखने के लिए एयरेटर का प्रयोग अवश्य करें। अगर वातावरण में आर्द्रता ज्यादा होगी तो उस समय घुलनशील ऑक्सीजन कम होने की संभावना बन जाती है। इस मामले में मत्स्य पालकों को मछलियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पशुपालक भाई बहन, डेयरी सेक्टर में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। पहला दूध और दूसरा गोबर। इसके लिए आप नई तकनीकों का इस्तेमाल कर दूध के अलावा वर्मी कंपोस्ट तैयार कर 2 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। इस वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए बिहार पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सब्जियों में प्याज का प्रयोग लगभग हर सब्जी और हर मौसम में होता है, इसलिए इसकी साल के 12 महीने बाजार में मांग बनी रहती है। इसके उन्नत प्रभेदों का प्रयोग कर किसान अधिक लाभ ले सकते हैं। प्याज के उन्नत प्रभेदों का चुनाव क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। सुख सागर, काला जामुन और कजरिया आदि प्रभेदों का प्रयोग वांछित सफलता दे सकता है। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में आज हमसे जुड़ रहे हैं ग्राम फरीदपुर, जिला वैशाली के युवा ग्रेजुएट किसान चिरंजीव कुमार। इनका कहना है कि कुंदरी की खेती कर 2 गुना मुनाफा प्राप्त हो रहा है, जिससे खेती करके मैं आत्मनिर्भर बन रहा हूं। आइए सुनते हैं इनके सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। और मैं अभी कुंडी के खेत में हूँ और अभी स्टार्टिंग ही हुआ है। कुंडी का फलन 3000 प्रति कट्ठे के हिसाब से इसमें जो अलान बनाना पड़ता है उसमें आ जाता है खर्च, और इसमें दोगुना बेनिफिट भी आ जा रहा है। किसान भाई बहन, समय और मजदूर की कमी को देखते हुए उपयुक्त उपकरणों का प्रयोग हमारे काम को सरल और बेहतर बना देता है। जैसे कि आप मकई के फसलों को मक्का थ्रेशर की मदद से 1 घंटे में 800 किलोग्राम थ्रेशिंग का काम कर सकते हैं। सरकार इस यंत्र पर अनुदान भी दे रही है, जिसका लाभ आप आवेदन देकर ले सकते हैं। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव।
और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 से 2021-22 तक शहद का उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2021-22 में 1,33,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 74,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 13,000 से अधिक मधुमक्खी पालक और 21 लाख मधुमक्खियों की कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं।
आज भारत प्राकृतिक शहद का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हुए मौसम के मिजाज से, ली आपने जानकारी मंडी के भाव की, जाना आपने नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में, और साथ ही साथ जाना आपने अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज को भी। कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं आगे, जहां इस साक्षात्कार के जरिए हम जानेंगे आम में लगने वाले रोगों और उनके समाधान के विषय में। किसान बंधुओं, आम का मौसम है और आम अभी पेड़ में लगे हुए भी हैं, कुछ आम पक भी गए हैं। इस दौरान हमारे किसान को किस तरह का प्रबंधन करने की आवश्यकता है ताकि आम का जो गुणवत्ता है वो बना भी रहे, किसी प्रकार का किसानों को नुकसान ना हो, क्योंकि किसान बंधुओं इस दौरान भी कई तरह के कीट और व्याधि लगने की संभावना रहती है, और अगर इस समय सही ढंग से प्रबंधन ना किया जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपका पूरा मेहनत का फल अभी ही प्राप्त होने वाला है। तो इसीलिए किसान बंधुओं, आज के कार्यक्रम में हम ये जानने का प्रयास करेंगे, इस तरह का सवाल का जवाब जानने का प्रयास करेंगे कि इस दौरान जब आम पेड़ में लगे हुए हैं किस तरह का प्रबंधन करना चाहिए। तो आज का हमारा विषय है आम में लगने वाले रोग एवं उसका समाधान। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं नालंदा उद्यान महाविद्यालय की सहायक प्राध्यापक डॉक्टर कंचन भामिनी। कंचन जी, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सवाल के साथ चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं कि प्रमुख तौर पे आम में कौन सा कीट लगता है और किसान के पास इसको नियंत्रित करने का या समाधान करने का क्या उपाय है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में आम को फलों का राजा कहा जाता है, चूँकि यह अपने भीतर कई तरह के विशिष्ट गुणों को समेटे हुए है, इसलिए इसे अधिक लोकप्रिय और सबसे स्वादिष्ट और लाभकारी फल माना जाता है। दूसरा, इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभप्रद है। कंचन जी, अब एक सवाल रोग के बारे में उठता है कि प्रमुख तौर पे आम के जो फसल है या आम में कौन सा रोग लग जाता है और इसका कुछ लक्षण भी दिखाई देता है क्या? मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगी कि आम में कौन कौन से प्रमुख रोग लगने की संभावनाएं हैं। सबसे पहला, इनमें चूर्निल फफूंदी, जिसे पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से जाना जाता है। यह रोग ओडियम मेंजिफेरी नामक एक फफूंद से होता है, जिसके ग्रस्त होने से इनका नई पत्तियों पे, नई फूलों पे और टहनियों पे भी छोटे छोटे सफ़ेद चून के रूप में पाउडर दिखाई देता है, जिससे क्या होते हैं कि इनके कारण ये जो नए हमारे फूल बनते हैं वो सूख कर झड़ जाते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले इससे ग्रसित जितनी भी पत्तियां होंगी उनको हटाकर अलग कर देंगे। दूसरा, रासायनिक तौर पर हम इसमें 2 ग्राम वेटेबल सल्फर और 1 ग्राम कैराथीन प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर इसका छिड़काव कर देंगे। मैम, फल जब तैयार हो गया है तो उसमें भी किसी प्रकार का कीट या रोग लगने की संभावना होती है? जब फल तैयार हो जाते हैं और जब इनका हम भंडारण करते हैं तो इसमें एंथ्रैक्नोज नाम का एक रोग पाया जाता है। यह रोग कोलेटोट्राइकम मेंजिफेरी नाम के एक फंगस के कारण पाया जाता है। इसमें जो भी हमारे फल होते हैं उनमें काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं, और ये धब्बे जो है वो धीरे धीरे जो है हमारे फल के गूदे को सड़ा देते हैं, और सड़ाने के बाद इन्हें इस फल को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये फल जो है वो पेड़ से बहुत समय से पहले ही वो झड़ जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करते रहेंगे।
डॉक्टर कंचन जी, आम जैसे महत्वपूर्ण फलों के बारे में और इसमें लगने वाले रोग एवं व्याधियां हमारे किसान किस तरह इसको नियंत्रित कर सकते हैं, इस पर आपने विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खाद्य फसलों में गेहूं और धान दोनों का ही प्रयोग और उत्पादन हमारे सूबे में बड़े पैमाने पर होता रहा है। तो ऐसे में कैसे करें धान के उन्नत प्रभेदों का चुनाव और कैसे करें नर्सरी की तैयारी, आइए इस बारे में अब लेते हैं जानकारी इस भेंटवार्ता में अपने विशेषज्ञ से। नमस्कार, मैं हूं विकास, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। दोस्तों, आज हम उस फसल के बारे में बात करेंगे जिसके बिना भारतीय कृषि प्रणाली हम कह सकते हैं कि अधूरी है। और सिर्फ कृषि प्रणाली ही क्यों, भारतीय भोजन का जो सिलसिला है, हमारे खाद्य पदार्थों का, हमारे खाने पीने का जो तरीका है, यह भी अधूरा है उस फसल के बिना। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धान के उन्नत प्रभेदों का चयन एवं नर्सरी की तैयारी। इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं विनय कुमार जी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा समस्तीपुर से। विनय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। विनय कुमार जी, आपसे सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत करेंगे सर। चूँकि मानसून आने वाला है, हमारे किसान धान की खेती में जुट चुके हैं सर, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए ऐसे धान की कौन सी किस्म है, कौन से प्रभेद हैं उन्नत किस्म जो कि ज़्यादा लाभकारी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उपज देती है और श्रम भी जिसमें कम होता है सर, लागत कम होती है, इसकी जानकारी देंगे सर। अपलैंड प्रजातियां मेरे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में जो हैं उपलब्ध, अभी हाल फिलहाल में वैरायटी रिलीज की पूसा सुगंधा 5, पूसा सुगंधा 4, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1809, जो बहुत ही उन्नत किस्म की वैरायटी हैं और इसमें एरोमा और खुशबू बहुत ही ज़्यादा है। अभी फ़िलहाल किसान लोग ज़्यादा ही प्रीफर कर रहे हैं। ये अपलैंड के लिए बहुत ही सूटेबल है। जो कि अब दूसरा वैरायटी है लो लैंड के लिए, पूसा मंसूरी, पूसा श्वेता, पूसा 44, ये लो लैंड के लिए हैं और लेट वैरायटी हैं। अगर ज़्यादा बारिश हुआ तो इसके लिए किसान ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसके लिए भी इसका नर्सरी का टाइमिंग जो है अभी 1 जून से 10 जून तक का समय है। और मिड लो लैंड, अपर मिड लोलैंड या डायरेक्ट सीड राइस के लिए पूसा 44, PNR 381 जो वैरायटी हैं बहुत ही उत्तम किस्म के हैं। पूसा नीलम राजेंद्र भगवती, ये भी बहुत ही धान की बहुत ही अच्छी प्रभेद वैरायटी हैं। किसान इनको बहुत ही चाव से और बहुत ही मन से लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और लगाते हैं। इसका यील्ड और उत्पादन क्षमता बहुत ही ज़्यादा है, जो कि पूरे वर्ल्ड में या अदर कंट्री में भी इसका निर्यात किया जाता है। और ये पूसा 1847 जो है, 1816, 1809 जो पूसा बासमती चावल हैं, इसका बहुत ही डिमांड है। और जो किसान बड़ी ही मेहनत और कम पानी और कम फर्टिलाइज़र और कम लेबर खर्च से भी बच जाते हैं। सर, आपसे एक प्रश्न और लेना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने कहा कि बासमती चावल के लिए कम फर्टिलाइज़र, कम लेबर, ये सब चीज़ों की कम पानी, हर चीज़ की आवश्यकता होती है। तो इसमें से हमको ये बताइए सर कि हमारे किसान जानना चाहते हैं कि 1 एकड़ ज़मीन में जो है मिनिमम कितना फर्टिलाइज़र यूज होता है, क्योंकि हमारे किसान डायरेक्ट बेनिफिट से अगर जुड़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है सर। एक एकड़ के लिए किसान भाई जो फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं, उसमें से मेन फर्टिलाइज़र जो है DAP है, पोटास है, यूरिया है, SSP है। अब DAP 1 एकड़ में कितना है, 1 एकड़ में कितना देना है किसानों को। अब DAP है 40 से 45 kg पर एकड़ देना है। यूरिया हो गया, यूरिया धान में ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि बढ़वार ज़्यादा होने के बाद अगर आंधी बारिश आई, ओला आई तो धान की पूरे फसल नष्ट हो जाती है, पानी में गिर जाने के बाद गल जाती है। इसके लिए यूरिया का जो डोज प्रॉपर है उसका 40 से 45 kg पर एकड़ आता है। उसके बाद पोटास हो गया, पोटास का 60 kg पर एकड़ आता है। उसके बाद धान में मेन जो होती है उसको जिंक का बहुत ही आवश्यकता होती है। जिंक भी किसान भाई 25 से 30 kg पर एकड़ देते हैं, तो उसे यील्ड में उसका जो वजन होता है, जो 1 एकड़ में उसका बढ़ोतरी बढ़ जाता है। उससे धान के दाना में, ग्रेन में बहुत ही चमक आता है
और एरोमा अगर बासमती लगा रहे हैं तो उसका खुशबू बढ़ जाती है। तो ये सब फर्टिलाइज़र जो हैं किसान भाई डोज के हिसाब से अपना डालते हैं। सर ये तो आपने उन्नत प्रभेदों के बारे में बहुत ही अच्छा बताया, लेकिन सर हम जानना चाहते हैं जैसे अभी जो सीज़न चल रहा है सर वो नर्सरी का चल रहा है। ये किसान भाई जो है हमारे नर्सरी लगाना शुरू कर दिए हैं धान की, तो पहले भी लगाई जाती थी सर और अभी आप लोग भी बताते हैं लगाने के लिए, दोनों में क्या अंतर है? और वैज्ञानिक पद्धति से अगर नर्सरी लगाते हैं तो किसानों को कितना मुनाफा ज़्यादा होता है सर, ये बताएंगे सर। अब नर्सरी लगाने की वैज्ञानिक तरीके से लगाने से किसान भाइयों का क्या होता है कि एक तो कि जब 20 से 25 दिन का कल्ला तैयार हो जाता है, नर्सरी तैयार अगर करते हैं तो उस समय क्या होता है किसान भाई जहाँ तहाँ लाएँ और छींट दिए, उसमें क्या होता है कि वीड खरपतवार बहुत ही उग जाते हैं। अब हम लोग का क्या है कि तकनीक से अगर बेड के मेड़ के हिसाब से 30 बाई 10 का बेड बना ले, 15 इंच ऊंचा मिट्टी करके अगर बेड पे लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि उसको उखाड़ने में भी, ट्रांसप्लांटिंग करने में भी किसान भाई को या लेबर को बहुत ही सहायता और आसानी से उखड़ जाती है। जो कि और निकाई गुड़ाई अगर खरपतवार 20 दिन के 25 दिन के अंदर आ जाता है तो उसमें निकाई उकाई करने में भी बहुत ही आसानी होती है। किसान भाइयों को जैसे क्या करते हैं कि कभी कभी क्या हुआ डायरेक्ट लाएं और छिड़काव कर दिए, पानी पटाएं, उसमें ऊपर से छीड़ दिए, बीज हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, या जल गया, धूप कड़ी पड़ रही तो जल गया, अगर खूब बारिश हुआ तो गल गया। हम लोग क्या होते हैं कि मेड के सिस्टम से मेड बेड बना के ऊपर से 15 इंच ऊपर करके और ऊपर से सोइंग करते हैं, नर्सरी को धान का बिचड़ा गिराते हैं, तो उससे क्या होता है कि ऊपर में ही रहता है और लेबर कॉस्ट कमता है और आसानी से उखड़ के और दूसरे जगह ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। यही वैज्ञानिक तरीके से लगाते हैं। सर एक प्रश्न और आपसे लेंगे कि जैसे जब हम धान को प्लांट करते हैं नर्सरी से उखाड़ के तो उसमें तो ठीक है अगर खरपतवार होता है तो उसका जी आसानी से हो जाती है, लेकिन जब हम नर्सरी करते हैं सर तो उसमें भी खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है? अब नर्सरी का खरपतवार प्रबंधन के लिए अभी खूब डीप गहरा जुताई करके खेतों को खूब गहरी जुताई करके उसका जो भी वीड है, जो भी खरपतवार उसको चुन चान के एक जगह कर देते हैं। उसके बाद जो एक होता है वीडीसाइड आती है, उसके लिए पेंडेमिथिलिन पहले प्री इमरजेंस उसको पहले किसान बुआई नर्सरी लगाने से पहले 15 दिन छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि सभी खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद उसमें फिर 15 दिन के बाद सोइंग करते हैं तो नर्सरी में कभी भी खरपतवार नहीं आ पाती है। सर आपने हमारे किसानों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी और हमें उम्मीद है कि आपसे मिली जानकारी का इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई अभी कुछ ही दिनों में जो मानसून आने वाला है और अभी जो धान की जो नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं एवं धान का जो चयन होगा हमारे किसान बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। और किसान भाइयों हम आपके पास हर अंक में कुछ नई जानकारी लेकर इसलिए आते हैं कि आप अपने आप को बेहतर समृद्ध बना सकें, आपकी लागत कम हो और आपका जो आउटपुट हो, आपका लाभ हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन बिहार के साथ। उम्मीद करेंगे कि ये जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित हों। कुछ ऐसी ही जानकारियां कुछ नए विषय और विशेषज्ञों को लेकर होंगे फिर आपसे रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल और फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।